India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा कवियागोमा। कोर्ट्स राउंडअप में आप सभी का स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले डाल लेते हैं एक नजर हेडलाइंस पर। साकेत कोर्ट ने कुतुब मीनार मसले पर फैसला सुरक्षित रखा। हिंदू पक्ष ने कहा हम पूजा का अधिकार चाहते हैं। एएसआई ने कहा कुतुब मीनार में हिंदू मूर्तियां मौजूद लेकिन संरक्षित स्मारकों में पूजा का अधिकार नहीं। ज्ञानव्यापी केस वाराणसी कोर्ट ने सर्वे रिपोर्ट पर सभी पक्षों से मांगा जवाब। अब 26 मई केस की पोषणीयता या मेन टेबल पर सुनवाई होगी। हेमंत सोरेन खनन पट्टा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा झारखंड हाई कोर्ट पहले तय करे याचिका की वैधता। झारखंड सरकार ने कहा याचिका है राजनीति से प्रेरित। अदालत की अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा जजों के खिलाफ आरोप लगाना बन गया है फैशन। जजों को बनाया जा रहा है सॉफ्ट टारगेट। India Legal presents Courts Roundup. महरौली स्थित ऐतिहासिक कुतुब मीनार में हिंदू पक्ष की पूजा के अधिकार याचिका पर पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी एएसआई ने साकेत कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर दिया, जिसमें एएसआई ने हिंदू पक्ष की याचिका का विरोध किया और कहा कि ये पुरातात्विक महत्व का स्मारक है, ये कोई पूजा स्थल नहीं है। एएसआई ने कहा कुतुब मीनार परिसर के अंदर हिंदू मूर्तियों के अस्तित्व के बारे में कोई इंकार नहीं किया गया था, लेकिन संरक्षित स्मारक के संबंध में पूजा के मौलिक अधिकार का दावा नहीं किया जा सकता। मॉन्यूमेंट एक्ट का हवाला देते हुए हिंदू पक्ष ने कहा कि हम कोई मंदिर निर्माण नहीं चाहते, बस पूजा का अधिकार चाहते हैं। हिंदू पक्ष ने दलील दी कि अगर मूर्ति तोड़ भी दी जाए या हटा भी दी जाए तो भी वहां मंदिर माना जाता है। मामले की सुनवाई करने वाले एडीजी निखिल चोपड़ा ने कहा सभी संबंधित पक्ष एक हफ्ते में अपनी लिखित दलीलें दाखिल करें। कोर्ट 9 जून को इस मसले पर अपना फैसला सुनाएगा। कोर्ट तय करेगा कि याचिका को मंजूरी देते हुए मस्जिद परिसर में मौजूद हिंदू जैन देवी देवताओं की पूजा की इजाजत दी जाए या फिर नहीं। दिल्ली के साकेत कोर्ट में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद मामले पर सुनवाई हुई। हिंदू पक्ष की तरफ से दायर याचिका में कहा गया है कि कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा 27 मंदिरों को ध्वस्त कर कुव्वतुल इस्लाम को कुतुब मीनार परिसर के अंदर स्थापित किया गया। Raised by the plaintiff was that Qutub Minar was built after demolishing 27 Hindu और Jain temples. आज एक ऐतिहासिक दिन है जबकि उस अपील पर जो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद जो 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर उनके मलबे से बनाई गई थी, उसके विषय में सुनवाई होनी थी और हुई। कोर्ट में सुनवाई के दौरान हिंदू पक्ष की तरफ से दलील दी गई कि देवी देवताओं की मूर्तियां तोड़कर ये मस्जिद बनाई गई थी। हिंदू पक्ष की तरफ से कहा गया कि हम कोई मंदिर निर्माण नहीं चाहते, बल्कि वहां सिर्फ पूजा का अधिकार चाहते हैं। कुतुब परिसर में अभी भी अलग अलग देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। साथ ही एक लौह स्तंभ है जो कम से कम 1600 साल पुरानी संरचना है। उस मिश्र धातु के स्तंभ पर पौराणिक लिपि संस्कृत में श्लोक भी लिखे हैं। याचिकाकर्ता के वकील हरिशंकर जैन ने कहा कि हमारे पास पुख्ता सबूत हैं कि 27 मंदिर तोड़कर कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनाई गई। मुस्लिमों ने यहाँ कभी नमाज अदा नहीं की थी। एक लौह मुस्लिम आक्रमणकारी मंदिरों को ध्वस्त कर मस्जिद का निर्माण कर इस्लाम की ताकत दिखाना चाहते थे। लिपि संस्कृत में मुकदमे में हिंदू पक्ष की तरफ से यह भी दावा किया गया है कि कुतुब मीनार परिसर में हिंदू देवताओं और श्री गणेश, विष्णु और यक्ष समेत देवताओं की स्पष्ट तस्वीरें और मंदिर के कुओं के साथ कलश और पवित्र कमल जैसे कई प्रतीक हैं।
जो इस इमारत के हिंदू मूल को दर्शाते हैं। इस पर हरिशंकर जैन ने कहा कि हम कोई मंदिर निर्माण नहीं चाहते, बस पूजा का अधिकार चाहते हैं। जैन ने कहा कि मॉन्यूमेंट के चरित्र के मुताबिक वहां पूजा होनी चाहिए, कि कुतुब मीनार परिसर में हिंदू देवताओं और श्री गणेश, विष्णु और यक्ष समेत देवताओं की स्पष्ट तस्वीरें और मंदिर के कुओं के साथ कलश और पवित्र कमल जैसे कई प्रतीक हैं, जो इस इमारत के हिंदू मूल को दर्शाते हैं। इस पर हरिशंकर जैन ने कहा कि हम कोई मंदिर निर्माण नहीं चाहते, बस पूजा का अधिकार चाहते हैं। जैन ने कहा कि मॉन्यूमेंट के चरित्र के मुताबिक वहां पूजा होनी चाहिए। This place has acquired a right of worship, and they argued on the basis of the 1991 Act, which is the Places of Worship Act, and also on the 1958, which is the Monuments Protection Act 1958. मुख्य मुद्दा ये था कि मंदिर तोड़कर तथाकथित जो ढांचा मस्जिद का खड़ा किया गया, वहाँ पर 800 साल बाद हिंदुओं को पूजा का अधिकार दिया जाए। इस विषय में जो लोअर कोर्ट ने आदेश दिया था, वो कोर्ट के सामने बताया गया कि वो आदेश अवैध है, क्योंकि उसमें सारी बातें कोर्ट ने कंसीडर नहीं की है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इस केस में लागू नहीं होता। इस पर अदालत ने पूछा कि क्या ऐसा कोई कानून है जो कहता है कि पूजा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। हरिशंकर जैन ने आर्टिकल 25 का हवाला देते हुए कहा कि इसके मुताबिक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। अयोध्या मामले में दिए फैसले में साफ है कि देवता की उपस्थिति हमेशा विद्यमान मानी जाती है, तो उनकी पूजा अर्चना का अधिकार भी हमेशा के लिए सुरक्षित है। पुरातत्व विभाग या एएसआई के वकील सुभाष गुप्ता ने कहा कि अयोध्या फैसले में भी कहा गया है कि अगर स्मारक है तो उसका कैरेक्टर नहीं बदला जा सकता। एएसआई की तरफ से कहा गया कि किसी स्मारक का स्वरूप वही रहेगा जो अधिग्रहण के वक्त था। इसी लिहाज से कुछ स्मारक में पूजा की इजाजत है तो कुछ में ऐसा नहीं, जो कि अधिग्रहण के वक्त की स्थिति से तय किया गया है। संरक्षित स्मारक में किसी तरह का धार्मिक पूजा पाठ नहीं किया जा सकता, इसलिए याचिका को रद्द कर देना चाहिए। मामले की सुनवाई करने वाले एडीजे निखिल चोपड़ा ने कहा कि सभी संबंधित पक्ष एक हफ्ते में अपनी लिखित दलीलें दाखिल करें। कोर्ट 9 जून को इस मामले पर अपना फैसला सुनाएगा। अधिग्रहण के वक्त की स्थिति से तय किया गया है। संरक्षित स्मारक में किसी तरह का धार्मिक पूजा पाठ नहीं किया जा सकता, इसलिए याचिका को रद्द कर देना चाहिए। मामले की सुनवाई करने वाले एडीजे निखिल चोपड़ा ने कहा कि सभी संबंधित पक्ष एक हफ्ते में अपनी लिखित दलीलें दाखिल करें। कोर्ट 9 जून को इस मामले पर अपना फैसला सुनाएगा। The court has given us time of 7 days to file or reply. कोर्ट ने सारी बातों को सुनने के बाद जजमेंट रिजर्व कर लिया है। 1 हफ्ते का समय दिया है कि जो भी रिटर्न आर्गुमेंट सबमिट करना चाहे, मैं या अपोजिट पार्टी दोनों दे सकते हैं और 9 जून को इस पर फैसला होगा। दिल्ली स्थित कुतुब मीनार परिसर में 2 मस्जिद हैं, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद और मुगल मस्जिद। मुगल मस्जिद में इसी महीने नमाज पर रोक लगाई गई है, जबकि कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद में देवी देवताओं की मूर्तियां होने का दावा किया गया है और यहां पूजा की मांग की गई है। दोनों मस्जिद के मामले अलग अलग हैं। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद में नमाज होती ही नहीं है, सिर्फ मुगल मस्जिद में नमाज होती थी, जिस पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। कोर्ट में फिलहाल जो विवाद है वो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद को लेकर ही है। ब्यूरो रिपोर्ट। ज्ञानव्यापी मस्जिद काशी विश्वनाथ मंदिर विवाद की सुनवाई कर रही वाराणसी की अदालत ने मंगलवार को मामले में पक्षकारों से कहा वो अधिवक्ता आयुक्त की सर्वेक्षण रिपोर्ट पर अपनी आपत्ति दर्ज करें। मुस्लिम पक्ष की याचिका पर अगली सुनवाई 26 मई को होगी। कोर्ट ने सर्वे रिपोर्ट पर दोनों पक्षों की आपत्तियां मंगाई हैं। कोर्ट ने दोनों पक्षों से जांच आयोग की रिपोर्ट पर 1 हफ्ते के भीतर अपनी आपत्तियां दर्ज कराने के लिए कहा है। ज्ञानवापी मामले पर वाराणसी जिला अदालत में सुनवाई स्थगित हो गई है। कोर्ट अब 26 मई को इस मामले पर सुनवाई करेगा। जिला जज की अदालत सबसे पहले इस केस की पोषणीयता या मेंटेनेबिलिटी पर सुनवाई करेगी। कोर्ट में सबसे पहले ऑर्डर 7 रूल 11 पर सुनवाई होगी।
मुस्लिम पक्ष की ओर से दलील दी गई थी कि 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की वजह से हिंदू पक्ष का वाद खारिज कर दिया जाए। ऐसे में कोर्ट अब सबसे पहले इस केस की पोषणीयता पर सुनवाई करेगा। कोर्ट ने दोनों पक्षों के आयोग की सर्वे रिपोर्ट पर आपत्ति दर्ज कर 1 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट सौंपने को कहा है। आज माननीय न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि 7/11 पे हम सुनेंगे और अगली तिथि 26 तारीख को दी है और इस संदर्भ में माननीय न्यायालय आज जो प्राथमिकता दिया है इसकी पोषणीयता पर ही वो सुनेंगे। जो कि मान ली सुप्रीम कोर्ट का इस तरह का डायरेक्शन था 27 तारीख का, उसके अनुपालन में ये मामला प्रोसीड करेगा। मुस्लिम पक्ष की जो ऑब्जेक्शन है 7/11 का केस की पोषणीयता पे 26 मई को सुनवाई होगी। साथ ही साथ कोर्ट ने जो कमीशन की रिपोर्ट आई है उस पर दोनों पक्षों से ऑब्जेक्शन मंगा लिए हैं और जहां तक हमारे लोगों का एक एप्लीकेशन था कि वीडियोग्राफी फोटोग्राफी प्रोवाइड की जाए, वो भी कोर्ट वीडियोग्राफी फोटोग्राफी की कॉपियां दोनों पक्षों को प्रोवाइड करेगा। जो हम लोग फाइल किए थे उसके बारे में सुनवाई हुई, अब 26 से सुनवाई होगी। अच्छे से हुआ है, 26 से फिर से जो है सुनवाई शुरू हो जाएगी। जी न्याय हम लोग को मिलेगा, इसका पूरा उम्मीद है। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने वाराणसी जिला न्यायालय में एक इम्प्लीटमेंट एप्लीकेशन दाखिल की है। इसमें ज्ञानव्यापी मस्जिद को दूसरी जगह स्थानांतरित करने, वर्तमान मस्जिद को शिव पूजन स्थल बनाने की बात कही गई है। जिला जज की अदालत सबसे पहले ऑर्डर 7 रूल 11 पर सुनवाई करेगी, जिसमें मुस्लिम पक्ष ने हिंदू पक्ष की मेंटेनेबिलिटी सूट को चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि जिला जज की अदालत सबसे पहले ऑर्डर 7 रूल 11 पर सुनवाई करे। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले शुक्रवार को ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी परिसर मामले में वाराणसी सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत से जिला जज के न्यायालय में स्थानांतरित करने के निर्देश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मामले की संवेदनशीलता और जटिलता को देखते हुए ये बेहतर है कि कोई अनुभवी न्यायिक अधिकारी इस मामले की सुनवाई करे। सामान्य भाषा में अगर ऑर्डर 7 रूल नंबर 11 को समझा जाए तो इसके तहत कोर्ट केस में तथ्यों की मेरिट पर विचार करने के बजाय सबसे पहले ये तय करता है कि क्या याचिका सुनवाई लायक है भी या नहीं। जो राहत की मांग याचिकाकर्ता की ओर से मांगी जा रही है, क्या उसे कोर्ट द्वारा दिया भी जा सकता है या नहीं। अगर कोर्ट को ये लगता है कि याचिका में मांगी गई राहत दी ही नहीं जा सकती, तो कोर्ट केस की मेरिट पर जाने के बजाय बिना ट्रायल के ही याचिकाकर्ता को सुनने से इनकार कर देता है। मुस्लिम पक्ष ने अदालत में याचिका दायर करके कहा है कि मुकदमा चलाने लायक नहीं है, इसीलिए इसे खारिज किया जाए। वहीं काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत डॉक्टर कुलपति तिवारी ने ज्ञानवापी परिसर में मिले कथित शिवलिंग को नियमित पूजन अर्चन के लिए अदालत में याचिका दायर की है। इससे पहले वाराणसी के सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर ने राखी सिंह और अन्य की याचिका पर ज्ञानवापी परिसर का वीडियोग्राफी सर्वेक्षण कराने का आदेश दिया था। सर्वेक्षण का ये काम पिछली 16 मई को पूरा हुआ था, जिसके बाद इसकी रिपोर्ट अदालत को सौंप दी गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट। आजम खान ने मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर से बचाने के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। कोर्ट ने इसे सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने मंगलवार को आजम खान की ओर से पेश होकर सुप्रीम कोर्ट से मामले की अर्जेंट सुनवाई करने की गुहार लगाई। इस पर जस्टिस दिवाई चंद्रचूड़ और बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने कहा कि वो इस मामले को इसी सप्ताह सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करेगी। 10 मई को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सपा नेता को भूमि पर अवैध कब्जे से जुड़े केस में जमानत दे दी थी। ये केस वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर अवैध कब्जे से संबंधित है। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मामले में उन्हें जमानत देने के आदेश के साथ ही रामपुर कलेक्टर को जौहर यूनिवर्सिटी द्वारा जमीन पर किए गए अवैध को मुक्त कराने का निर्देश दिया। इससे जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलाए जाने की संभावना है। सुप्रीम कोर्ट ने अदालत की अवमानना के मामले में सुनवाई करते हुए जजों को सॉफ्ट टारगेट बनाकर निशाना साधने की बढ़ती प्रवृत्ति पर चिंता व्यक्त की। कोर्ट ने कहा, जजों के खिलाफ आरोप लगाना या जानलेवा हमला करने का अब फैशन बन गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लोग ऐसा करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करते हुए जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, हर मामले में कोर्ट या जजों पर निशाना साधना उचित नहीं है। उन्होंने कहा, लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि जज जितने मजबूत होंगे, आरोप उतने ही खराब होंगे। सोमवार को
सुप्रीम कोर्ट ने अदालत की अवमानना के आरोप में एक वकील को दी गई 15 दिन की कैद की सजा देने वाले मद्रास हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा। इस सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, हाल ही के सालों में जजों पर हमले का ट्रेंड देश भर में दिखा है। उन्होंने कहा, जजों पर हमले हो रहे हैं। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, जिला मुख्यालयों में भी जजों की कोई सुरक्षा नहीं है। कई जगहों पर तो कई अफसर ऐसे भी आए हैं जब जजों को सुरक्षा के लिए लाठी वाला पुलिसकर्मी भी नहीं मिलता। अवमानना मामले में सुनवाई करते हुए जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि वकील कानून से ऊपर नहीं है, उनको भी न्याय प्रक्रिया में बाधा डालने के अपराध की सजा मिलेगी। ऐसे में वकील कानूनी पेशे पर कलंक हैं, उनसे सख्ती से निपटना चाहिए। मद्रास हाईकोर्ट ने वकील PR आदिकेश्वन को आपराधिक अवमानना के आरोप में दोषी ठहराते हुए 2 हफ्तों की जेल की सजा और 2000 का जुर्माना लगाया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कड़ा रुख अपनाया कि वकील ने न सिर्फ आदेश का पालन नहीं किया बल्कि वारंट जारी होने के बावजूद उपस्थित नहीं हुए। इतना ही नहीं, वकील ने अपनी याचिका पर 2 जजों के खिलाफ टिप्पणी की थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लीज आवंटन और शेल कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा, झारखंड हाईकोर्ट को पहले इस मामले में याचिका की वैधता पर सुनवाई करनी चाहिए, उसके बाद आगे बढ़ना चाहिए। झारखंड सरकार की ओर से बार बार याचिका को राजनीति से प्रेरित बताते हुए आपत्ति जाहिर की। बहरहाल सीएम लीज मामले में अब 1 जून को सुनवाई होगी। कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की प्रतीक्षा करने का आग्रह किया। झारखंड हाईकोर्ट ने कहा, वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत पहले याचिका की वैधता पर सुनवाई करेगी। खनन पट्टा मामले में झारखंड सीएम हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को आदेश दिया कि सोरेन के खिलाफ दाखिल की गई जनहित याचिका की विश्वसनीयता की जांच करे। सोरेन के खिलाफ झारखंड हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है, जिसमें सीएम सोरेन और उनके परिवार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं। आरोप मनरेगा के फंड और खदान के आवंटन से जुड़े हैं। ईडी ने इन मामलों की जांच रिपोर्ट हाई कोर्ट में जमा की है, जिसको हाई कोर्ट देख रहा है। तीनों केसेस में सुनवाई हुई। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जो ऑर्डर जो पिटिशन था SLP स्टेट गवर्नमेंट का, उसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ड्रॉप कर दिया, डिसमिस कर दिया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, जैसा इन्फॉर्मेशन आया है लोगों का, कि आप ऑनरेबल हाई कोर्ट जो है वो डिसाइड करेगी मेंटेनेबिलिटी पे फर्स्ट ऑफ ऑल उसको डिसाइड करना है ऑनरेबल कोर्ट को। न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति बेला M त्रिवेदी की अवकाशकालीन पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय ने खुद 13 मई के अपने आदेश में कहा था कि वो पहले शिव कुमार शर्मा द्वारा दायर जनहित याचिका की विचारणीयता पर फैसला करेगा और उसके बाद उसकी योग्यता में जाएगा। पीठ ने कहा कि हमारा विचार है कि उच्च न्यायालय पहले रिट याचिका की स्थिरता पर प्रारंभिक आपत्तियों से निपटेगा और फिर कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई करेगा। शीर्ष अदालत ने ये भी स्पष्ट किया कि उसने मामले की योग्यता के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की और याचिका में लगाए गए आरोपों से निपटा नहीं है। झारखंड हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ झारखंड सरकार ने शीर्ष अदालत का रुख किया है। पूर्व सीएम रघुवर दास ने 10 फरवरी को इस मामले को उठाया था। उन्होंने सीएम पर पद का दुरुपयोग करते हुए रांची के अनगढ़ा में अपने नाम से पत्थर खदान आवंटित करने का आरोप लगाया था। इसके बाद 11 फरवरी को रघुवर दास और बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में भाजपा के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से शिकायत की थी और कहा था कि पूरा मामला ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के दायरे में आता है, इसलिए मुख्यमंत्री की विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी जानी चाहिए। झारखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर 3 मुद्दों पर अदालत का ध्यान आकर्षित किया है। झारखंड हाई कोर्ट इस जनहित याचिका में इतनी दिलचस्पी दिखा रही है कि अवकाश में भी मामले की सुनवाई की जा रही है। दूसरी बात यह है कि ईडी सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट दाखिल कर रही है और उसकी जानकारी सोरेन या राज्य सरकार को नहीं दी जा रही। तीसरी और सबसे अहम बात यह है कि इस मामले में जनहित याचिका दाखिल करने वाले याचिकाकर्ता शिव शंकर शर्मा की मंशा सही नहीं है। उन्होंने पहले भी सोरेन के खिलाफ कई जनहित याचिका दाखिल की थी, जिसे खारिज कर दिया गया था और उन पर फर्जी याचिका दाखिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया था। ब्यूरो रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आखिरकार पूर्व आयकर आयुक्त श्वेताब सुमन ने सरेंडर कर दिया। श्वेताब सुमन को रोशनाबाद हरिद्वार जेल भेज दिया गया। शुक्रवार को सरेंडर से जुड़ी तमाम औपचारिकताएं पूरी करने के बाद श्वेताब सुमन को जेल प्रशासन के हवाले किया गया।
इस दौरान हरिद्वार जेल में ही सरेंडर की औपचारिकताएं पूरी हुई। अन्य आरोपी डॉक्टर अरुण कुमार सिंह को सुप्रीम कोर्ट 13 मई को ही कुछ समय के लिए सरेंडर से मोहलत दे चुकी है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में श्वेताब सुमन पूर्व में भी हरिद्वार जेल में रह चुके हैं। बाद में अंतरिम बेल मिलने पर श्वेताब सुमन को हरिद्वार जेल से ही रिहा किया गया था। 5 मार्च 2022 को श्वेताब सुमन डॉक्टर अरुण कुमार सिंह और राजेंद्र विक्रम सिंह के बेल बॉन्ड खारिज करते हुए हिरासत लेने की आदेश किया था। श्वेताब सुमन को पहले 7 साल कठोर कारावास और 5 करोड़ के जुर्माने की सजा सुनाई गई थी। पिछले दिनों उच्च न्यायालय ने इसे 5 वर्ष कठोर कारावास कर दिया था। इस आदेश के खिलाफ श्वेताब सुमन ने सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन दाखिल की, लेकिन कोर्ट ने 22 अप्रैल को विशेष अनुमति याचिका खारिज करते हुए सरेंडर का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 23 मई के आदेश में श्वेताब सुमन को और 2 अन्य अभियुक्तों को 1 सप्ताह के अंदर सरेंडर के आदेश दिए थे। इस आदेश के बाद श्वेताब सुमन ने समर्पण कर दिया। हरिद्वार जेल प्रशासन ने श्वेताब सुमन के जेल जाने की पुष्टि की। तो वहीं दिल्ली उच्च न्यायालय ने पंजाब पुलिस द्वारा दायर एक याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें भाजपा प्रवक्ता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा की हालिया गिरफ्तारी के संबंध में दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर को रद्द करने की मांग की गई थी। अदालत ने दिल्ली पुलिस, बग्गा और अन्य को 4 सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले को आगे की सुनवाई के लिए 26 जुलाई को सूचीबद्ध किया। हालांकि न्यायमूर्ति अनु मल्होत्रा ने पंजाब सरकार की एक अन्य याचिका पर नोटिस जारी नहीं किया, जिसमें बग्गा की तलाशी और स्थान और उसके बाद पंजाब पुलिस की हिरासत से रिहाई के लिए दिल्ली की एक अदालत द्वारा पारित आदेशों को रद्द करने की मांग की गई थी। पंजाब सरकार की ओर से आज पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी। सिंघवी ने कहा कि वो फिलहाल केवल नोटिस जारी करने की मांग कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल संजय जैन ने इस मामले में नोटिस जारी करने का विरोध करते हुए तर्क दिया कि पंजाब सरकार की याचिका विचारणीय है। कोर्ट ने कहा कि वो मामले से जुड़ी फाइलों को पढ़ेगा और 26 मई को इस पर दोबारा विचार करेगा। बग्गा को इस महीने की शुरुआत में पंजाब पुलिस की एक टीम ने गिरफ्तार किया था। वहीं केरल की एक अदालत ने मंगलवार को अपनी पत्नी विस्मया की दहेज हत्या मामले में दोषी किरण कुमार को 10 साल कैद और 12.5 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। कोल्लम में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुजीत केएन ने फैसला सुनाया। उन्होंने सोमवार को कुमार को भारतीय दंड संहिता की धारा 498A के लिए 306 और साथ ही साथ 304B के तहत आरोपों के लिए दोषी ठहराया था। न्यायाधीश आज सजा सुनाए जाने पर मामले की सुनवाई के लिए आगे बढ़े। 24 वर्षीय आयुर्वेद मेडिकल की छात्रा विस्मया 21 जून 2021 को कुमार के घर बाथरूम की खिड़की से लटकी हुई मिली थी। अपनी मौत से कुछ दिन पहले विस्मया ने अपने रिश्तेदारों को व्हाट्सएप के जरिए अपने शरीर पर चोट के निशान और घाव की तस्वीरें भेजी थी। दावा किया गया था कि उसका पति उसे दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहा है। उसके मृत पाए जाने के बाद उसके द्वारा भेजे गए व्हाट्सएप चैट और वॉइस नोट्स की स्क्रीनशॉट उसके परिवार द्वारा साझा किए गए। कुमार और उनके परिवार द्वारा उनकी शादी के लिए दिए गए उपहारों पर असंतोष के कारण उनके साथ किए गए शारीरिक शोषण के कारण उन्हें कथित तौर पर चोटें आई थी, जबकि शुरुआती रिपोर्टों में आत्महत्या का आरोप लगाया गया था। बाद में इसकी संभावित हत्या के रूप में जांच की गई। कुमार को संसम कोटम न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट और बाद में केरल उच्च न्यायालय ने जमानत देने से इनकार कर दिया। चलिए इसी के साथ कोर्ट्स राउंडअप में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.